आप सब लोगों को देखकर मुझे सचमुच बेहद खुशी हो रही है। मैं 3 दिन के दौरे पर आया था। इसके पहले मैं वियतनाम में था और वियतनाम में 1.5 दिन रहने के बाद फिर साउथ कोरिया आया हूं कल शाम से। और साउथ कोरिया में यहां के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, डापा के मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई है और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सब सारे लोग हैं उनके साथ भी बातचीत हुई है, उनके साथ एक इंटरेक्शन भी हुआ है। सामान्यतः कहीं भी जाता हूं दुनिया के किसी भी देश में, तो एक बार हमारी भी कोशिश रहती है कि वहां हमारे इंडियन डायस्पोरा के लोग यदि हैं तो उनके साथ मेरा मिलना होना चाहिए, उनके साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। और उसी क्रम में यहां भी आज आप सबके साथ मिलना हो रहा है। यह मैं मानता हूं कि पॉपुलेशन में यह हमारा साउथ कोरिया जरूर कम है, छोटा है, लेकिन इसमें कहीं दो मत नहीं है, पोटेंशियल में साउथ कोरिया किसी से कम नहीं है। और आज जब मैं आप सबके बीच यहां पर आया हूं तो क्या बातचीत हुई है उसकी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि भारत से आया हूं तो स्वाभाविक रूप से आप लोग जानना चाहते होंगे कि भारत में क्या चल रहा है, क्या भारत की स्थिति है। बतलाने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग बड़े जागरूक लोग हैं, सब जानते होंगे और इस सच्चाई को भी स्वीकार करते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल फोरम पर भारत जब कभी कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए दुनिया नहीं लेती थी। भारत तो कमजोर देश है, भारत पिछड़ा हुआ देश है। लेकिन फिर 12-13 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन भारत में आया है, आज भारत की हैसियत ही कुछ और हो गई है। आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बन गई है। और इसी जून के महीने में भी जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आप सबको जानकारी होगी, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए। प्रधानमंत्री के रूप में लगभग 12 वर्षों का कार्यकाल, उसके पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में ना, हेड ऑफ द गुजरात स्टेट, इसके रूप में पहले ऐसे वह व्यक्ति बने हैं। और इतने लंबे समय तक पब्लिक लाइफ में रहने के बावजूद एक्सेप्टेंस और पॉपुलैरिटी दोनों में किसी भी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आई है। बल्कि मैं कहूं कि लगातार उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो यह कहना भी एग्जेगरेशन नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं चुनाव दर चुनाव जो होते जा रहे हैं, बराबर हमारी पार्टी को कामयाबी हासिल होती जा रही है। और लंबे समय तक जब भी कोई गवर्नमेंट काम करती है, स्वाभाविक रूप से एक मेजर फैक्टर होता है एंटी इनकम्बेंसी का। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी के मामले में एंटी इनकम्बेंसी का यह फैक्टर इररिलेवेंट हो गया है। क्योंकि कई जो ग्लोबल सर्वे हुए हैं, इन ग्लोबल सर्वेज में भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना चाहूंगा जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे। इसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। यह हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। यह मैं मानता हूं कि यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बड़ी उपलब्धि है। और इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद आज तक न प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और न किसी मिनिस्टर के ऊपर कोई भी करप्शन का एक भी आरोप नहीं लग पाया है।
आपने देखा होगा कि सामान्यतः लंबे समय तक कोई गवर्नमेंट काम करती है तो उसके ऊपर साल 2 साल के अंदर ही कोई न कोई करप्शन के एलिगेशंस लग जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं करप्शन के चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, उनको जेल की भी हवा खानी पड़ती है, फिर भी वो त्यागपत्र नहीं देते हैं। लेकिन यहां तो नौबत ही नहीं आई कि कोई करप्शन का आरोप किसी के ऊपर लगे। और मैं समझता हूं कि बार बार किसी नेता का चुनाव जीतना, बार बार किसी राजनीतिक पार्टी का लगातार चुनाव जीतना, यह केवल एक पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं है, यह एक राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं यह पब्लिक ट्रस्ट किस हद तक उस लीडर के प्रति है, उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति है, इसका यह स्पष्ट एक संकेत होता है। और इस दृष्टि से यदि मैं कहूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के एक असाधारण नेता बन गए हैं, जिन पर कि सर्वाधिक जनता का भरोसा और विश्वास लंबे समय तक हेड ऑफ द स्टेट रहने के बावजूद भी आज कायम है, ऐसा बिरले ही देखने को मिलता है। और साथियों, हमारी सरकार के विकास के मॉडल को आज अर्थशास्त्री न्यू वेलफेयरिज्म यानी कल्याणकारी राजनीति का एक नया मॉडल कह रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, सेल्फ रिलायंस बढ़ रहा है, इंक्लूजन बढ़ रहा है, इक्वलिटी बढ़ रही है, और साथ ही साथ जिस सोशल जस्टिस के हम टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, हम सोशल जस्टिस के भी टारगेट को हम अचीव करते जा रहे हैं। इसके पहले 12 वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ ली थी, तो साथियों शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि आने वाला डिकेड भारत के इतिहास में एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिकेड होगा। संभवतः इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी लोगों ने, क्योंकि उसके पहले की जो ही गवर्नमेंट रहती थी, उनका जो कार्यकाल रहता था, गवर्नमेंट रहती थी 10 साल, 5 साल, 15 साल लोग गवर्नमेंट चलाते थे, चले जाते थे, लेकिन जनता की जिस परिवर्तन की अपेक्षा रहती थी, उस प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाता था। लेकिन आज 12 वर्षों के अंदर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उस आधार पर हमारे देश की जनता को भी पक्का यह विश्वास हो गया है कि भारत दुनिया के कुछ देशों की तरह अब डेवलप्ड नेशन बनकर रहेगा, विकसित भारत बनकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत अब भारत को रोक नहीं सकती, यह लोगों को विश्वास हो गया है। और मैं समझता हूं यह परिवर्तन उस भारत का है जो पहले बड़े से बड़े अवसरों को खो देता था, और पर आज आपत्ति का काल हो, आपदा का काल हो, विपरीत परिस्थितियां हो, फिर भी आज का भारत उन विपरीत परिस्थितियों में अवसर ढूंढ लेता है। यह पहले के भारत में और आज के भारत में अंतर है। और मैं समझता हूं कि यह परिवर्तन उस भारत का है जो जिसे दुनिया कभी एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में देखती थी, और आज उसी भारत को हमारे और आपके भारत को दुनिया समाधान देने वाली एक शक्ति के रूप में देखती है। पहले के भारत में और आज के भारत में अंतर यही है। और साथियों, आज का भारत बिल्कुल अलग है। सेमीकंडक्टर की चर्चा भी एम्बेसडर कर रहे थे यहां पर। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत तेजी से बढ़ रहा है। मैं समझता हूं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस बात की जानकारी होगी, और प्रधानमंत्री ने एक वादा किया था कि 2025 के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आ जाएगी। और इस वादे को पूरा करते हुए आप सबको भी जानकारी होगी कि सेमिकॉन इंडिया 2025 के कॉन्फ्रेंस में भारत में विकसित विक्रम 32 बिट प्रोसेसर चिप प्रधानमंत्री मोदी जी को भेंट कर दी गई। और मैं मानता हूं केवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कहानी नहीं है, यह उस नए भारत की कहानी है जिसने ठान लिया है कि अब भारत कोई अवसर किसी भी सूरत में खोएगा नहीं, बल्कि जो भी अवसर मिलेगा
उस अवसर को सुनहरे भविष्य में बदल कर रखेगा। आज यह भारत के पास ताकत है, आज यह भारत के पास कुवत है। साथियों, बातें बहुत हैं। मैं सोच रहा हूं कि मैं भाषण दूंगा पर लंबा घंटे 1.5 घंटे का भाषण हो जाएगा। प्रॉब्लम हमारे सामने, मैं सब छोड़ता जा रहा हूं। अब इसको मैं वैसे ही बोलता, लेकिन इसको इसलिए रखा हूं कि मैं बोलने लगूंगा तो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे भी लग जाएंगे और आपको भी प्रॉब्लम होगी। आप कहेंगे कि इतनी दूर से आके हम कहां मुसीबत में फंस गए। और आपको मालूम है कि 2014 में ही हमारे प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का मंत्र दिया था, आप सबको जानकारी है। उस समय इसे माना जाता था केवल भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की बात कही है। लेकिन आज केवल भारत के रहने वाले लोग ही नहीं, दुनिया के लोग यह महसूस कर रहे हैं, भारत जो अपने सामने विकसित भारत, डेवलप्ड नेशन बनने का जो संकल्प रखा है, उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में यह एक मेजर स्टेप है, एक बहुत बड़ा कदम है। आसारी दुनिया भी मानती है। 2014 में 2014 से पहले हम सुई निडल से लेकर शिप तक, टॉय से लेकर टैंक तक सब इंपोर्ट करते थे। छोटी चीजें से लेकर बड़ी थी, सब कुछ इंपोर्ट करते थे। लेकिन आज हम शिप से लेकर सेमीकंडक्टर तक, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक और ड्रोन से लेकर सारी वैक्सीन तक यदि कहीं बना रहे हैं, आपके हमारे देश के भारत देश में बना रहे हैं। और इन सब सारे संदर्भों में भारत तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन भारत कमजोर भारत इस मामले में भी नहीं है। समझिए, इस मामले में भी भारत अब कमजोर भारत नहीं है। नहीं समझे? समझ गए? और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 का भाषण आपने देखा होगा, तो उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, भारत के खिलाफ साजिश करने वाले अथवा भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले लोगों को अब अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि भारत अब पहले का भारत नहीं है। भारत को यदि कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। यह भारत है। और आपने देखा ही होगा उसके पहले के बालाकोट और कौन कौन सी स्ट्राइक हुई है, सारी स्ट्राइक की मैं चर्चा नहीं करना चाहता। इधर ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना के जवानों ने करिश्मा किया है मेरे बहनों भाइयों। बहुत सारे लोगों ने बीच में कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की, क्योंकि इमेजरी नहीं आई थी उस समय। सारी इमेजरी हम लोगों के पास रखी है, क्या क्या किया है हमारे सेना के जवानों ने। यहां पर बहुत डिटेल में जाकर उसकी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। मैंने कभी कल्पना की जा सकती है दुनिया के किसी देश का कुछ लोग आएंगे और धर्म पूछकर लोगों की हत्या कर देंगे? इसे भारत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। और यह बात सच है कि भारत एक रिस्पांसिबल न्यूक्लियर पावर है और भारत ने हमेशा नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में अपना विश्वास रखा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे बराबर फॉर्मली हमने दोहराया है। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी लोग हमारे संयम और शांत की बातों को ये हमारी कमजोरी समझने की ये भूल कर जाते हैं। भारत मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत अपने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, लेकिन वह किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब भारत पहले का भारत नहीं रहा है। भारत हमारा बहुत ये बदला हुआ भारत है। साथियों, 2014 के पहले आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, सामान्यतः लोगों पर करप्शन के चार्जेस लगते थे। इतना समय गुजर गया, अपोजिशन इतना वायलेंट रहता है,
वैसे वायलेंट रहता है, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, शिकायत उनसे नहीं है, रहना भी चाहिए। लेकिन आज तक कोई एक भी करप्शन का कोई आरोप गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगा पाया। मैं समझता हूं कि यह कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक मेजर अचीवमेंट है जो हमारी गवर्नमेंट। और डेवलपमेंट के काम तो बहुत सारे किए हैं, लगभग 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाकर। अब आप जाएंगे, आज के 12-14 साल पहले आप भारत गए होंगे और आज जाएंगे तो आपको अंतर दिखाई देगा। गांव में प्रायः दूर दराज कच्चे मकान दिखते थे, कहीं खपरेल के मकान दिखते थे, कहीं घास फूस के जो वो छज्जे बनते हैं ऊपर वह दिखाई देते थे। लेकिन आपको शायद ही कहीं, अब वेस्ट बंगाल के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन वेस्ट बंगाल में 2-3-4 साल के अंदर ही हालात बदले हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वहां भी हमारी गवर्नमेंट क्लियर मेजॉरिटी के साथ बन गई है। और पानी की समस्या से ही लोगों को निजात दिलाई हम लोगों ने। 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पानी पहुंचाने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। यानी कई वेलफेयर स्कीम्स, बहुत डिटेल में जाकर सारी वेलफेयर स्कीम्स की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं कह सकता हूं उसका परिणाम यह हुआ है कि 25 करोड़ से अधिक भारतवासियों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने में 12 वर्ष के अंदर ही हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। और मैं कह सकता हूं कि भारत आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर इमर्ज हो रहा है, सुपर पावर बनकर। और इसका प्रमाण है कि भारत में आने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई 2014 से लेकर 2024 तक भारत में $700 अरब से अधिक का एफडीआई आया है। पिछले 25 सालों में भारत में जितना कुल एफडीआई आया है उसका करीब 70% हिस्सा सिर्फ हाल के वर्षों में भारत में आया है। माने एफडीआई यदि भारत में आ रही है, इसका मतलब कि भारत की इकोनॉमी की मजबूती और भारत की इकोनॉमी जिस दिशा में जा रही है उसके प्रति दुनिया में लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ा है। भारत ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे बड़े देशों के साथ भी ट्रेड डील्स भी की हैं। और भारत ने ये डील्स किसी भी मजबूरी बस नहीं की हैं, बल्कि इक्वल पार्टनर की हैसियत से की हैं और इक्वल टर्म्स पर भी की हैं। जितनी भी हमारी डील है इस पर कहीं भी हम झुके नहीं हैं। सोलर एनर्जी के मामले में भी भारत ने बहुत ही रिकॉर्ड कायम किया है। मित्रों, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। और आज से 12 साल के पहले ऐसे भी हालात था कि पहले फंडिंग और सपोर्ट की कमी के कारण नया बिजनेस और नया वेंचर केवल बड़े बड़े जो बिजनेस फैमिलीज के लोग ही हैं वह शुरू कर पाते थे। और देश के हालात पहले ऐसे थे कि स्टार्टअप्स का नंबर केवल लेस देन 500 हुआ करता था। और 2014 में जिस समय हम लोगों की गवर्नमेंट बनी थी उसमें यूनिकॉर्न के बारे में भी आपको बताएं, यूनिकॉर्न केवल 4 थे। आज मैं बतलाना चाहता हूं आपको, आज भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं, मोर देन 2 लाख। और भारत में मोर देन 125 यूनिकॉर्न है। कितना एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है, इसलिए मैंने यह आंकड़े आपको दिया। और भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब तो Tier 2 और Tier 3 के शहरों के, यहां तक कि गांवों के युवा भी अपने स्टार्टअप स्वयं ही वो प्रारंभ कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि इस समय जो भारत की सक्सेस है उस सक्सेस को देखकर दुनिया को भी हैरानी होती है। और साथियों, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो अथवा एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, हमारी पॉलिसी पहले से बदल गई है। असर्टिव, बोल्ड, कंसिस्टेंट और डिसाइसिव यह हो गई है। पहले जैसा भारत अब कमजोर नहीं रहा है कि हमारी सुरक्षा के सामने, हमारी सिक्योरिटी के सामने कोई चैलेंज आ जाए
और हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, यह स्थिति नहीं है। अब हमारी पॉलिसी बदल गई है। हमारी पॉलिसी असर्टिव, बोल्ड, कंसिस्टेंस और डिसाइसिव है। और इसे यदि मैं कहूं तो ABCD है। A से असर्टिव, B से बोल्ड, C से कंसिस्टेंट और D से डिसाइसिव। नक्सलिज्म के बारे में भी भारत में पहले चर्चा सुनते रहे होंगे। इतने लोग मारे गए, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी, वो डिटेल में नहीं आना चाहता हूं। शायद ही अब आपको कोई घटना सुनने को मिले, नहीं तो 20-20, 25-25, 30-30 की संख्या में हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवान मारे जाते थे। ऐसे हालात थे। इस फ्रंट पर भी हमको काफी कामयाबी मिली है। डिफेंस मिनिस्टर हूं, स्वाभाविक रूप से आप जानना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है। पहले जो कोई भी लेना होता था हम दुनिया के दूसरे देशों से लेते थे, यानी हम इंपोर्ट करते थे। हालात तो बदले हुए हैं। आपको मालूम होगा, शायद हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो डाटा वगैरह देखते होंगे उनको शायद जानकारी होगी। पहले भारत में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती थी 2014 के पहले, इतनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती थी कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट किसी तरीके से हो जाता था दुनिया को। और आज आपको जानकर यह खुशी होगी, 12 वर्षों के अंदर यह परिवर्तन आया है कि आज हम डिफेंस आइटम्स, इसमें वेपन्स, एमिनिशंस, ये सब सारी चीजें आती हैं, 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों में आपको जानकारी, 1-8 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा यदि हुआ, बहुत एडवर्स यदि सिचुएशन रही तो, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन जो टोटल होता था 2014 के पहले, वो अप्रॉक्सीमेटली 44,000-45,000 करोड़ का हुआ करता था। आज जो फिगर आ चुकी है वह डिफेंस प्रोडक्शन 1,54,000 करोड़ का हो गया है। और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद के भी आंकड़े को बतलाकर जा रहा हूं, आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा, जो मैं 1,54,000 करोड़ बतला रहा हूं डिफेंस प्रोडक्शन, यह अप्रॉक्सीमेटली 1,75,000 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। अब आज भारत की हालत ऐसी होती जा रही है साथियों कि भारत अब दुनिया का भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन रहा है। और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की ताकत को आज दुनिया रिकॉग्नाइज करने लगी है कि भारत में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की यह ताकत क्या है। पहले भारत में भी यह जो इंटरनेट होता था एक लग्जरी आइटम माना जाता था। डाटा बहुत महंगे होते थे, इंटरनेट तक लोगों की पहुंच नहीं थी। 2014 तक सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट था। आज इंटरनेट करोड़ों गरीब लोगों, गांव और छोटे कस्बों के सपनों की यह ताकत बन चुका है। 2024 तक हमने 97 करोड़ लोगों तक इंटरनेट पहुंचाया है, यानी 300% की यह जो वृद्धि हुई है। भारत में 4G और 5G क्रांति के बाद से डेटा की कीमतें दुनिया में सबसे कम हो गई हैं, यह शायद आपको जानकारी हो गई होगी। भारत में मोबाइल डाटा 1 कप चाय से भी सस्ता है। और साथियों, केवल आंकड़े नहीं हैं,
बल्कि यह नए भारत में हो रही डिजिटल क्रांति का एक यह सिंबल है, यह प्रतीक है। और यह उस बदलते हुए भारत की कहानी है जहां गांव का बच्चा ऑनलाइन आज पढ़ाई कर रहा है, किसान मोबाइल पर मंडी के भाव देख रहा है, छोटे दुकानदार पूरे देश में ऑनलाइन से अपना सामान बेच रहे हैं, और एक मां वीडियो कॉल पर हजारों किलोमीटर दूर बैठे, भले ही यहां पर बैठा हो साउथ कोरिया में, वह मां अपने बच्चे को वीडियो में देख रही है। यह है भारत। यूपीआई पेमेंट के मामले में तो करिश्मा हो गया है। यूपीआई तो भारत की देन है, इसमें भी करिश्मा हो गया है, और इसी के माध्यम से सारा पैसे का लेन देन चल रहा है। फ्रांस और सिंगापुर सहित 7 देशों में आज तक 7 कंट्रीज ने यूपीआई को अपनाया है। शायद इधर नंबर 1-2 बढ़ न गया हो, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारी जो जानकारी है अभी 7 कंट्री ने इसे अडॉप्ट किया है। यह दिखाता है कि भारत का फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यानी फिनटेक जिसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में, अब दुनिया भर में फैल रहा है। और यूपीआई ने कैश पर भारत के लोगों की निर्भरता को, कैश के ऊपर भारत के लोगों की जो डिपेंडेंस थी उसको काफी कम किया है, और इनफॉर्मल इकोनॉमी को कंट्रोल किया है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है। आज विश्व के आधे से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं, आज विश्व में जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सारा विश्व, सारी दुनिया का मिला दिए, आधा केवल भारत में हो रहा है। और आज दुनिया में जितने भी रियल टाइम पेमेंट होते हैं उनका करीब 49% यूपीआई के जरिए हो रहा है। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, सक्सेसफुल लॉन्चिंग, उसके बारे में आपको जानकारी है ही। और भारत पहला देश बन गया है जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने में अपनी कामयाबी हासिल की है। पहला देश बन गया। और हमारी सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प में आज भारत को विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे लेकर जा रही है। बहुत सारे और भी रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन आप लोग ऊब जाएंगे, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मित्रों, इधर देखा होगा साउथ वेस्ट एशिया के हालात जैसे हैं, उसकी जानकारी तो आप लोगों को हो गई, क्योंकि काफी आप लोग जागरूक लोग यहां पर बैठे हैं। हालात कितने बिगड़े हुए हैं। अधिकांश बड़े बड़े रिच कंट्रीज जो मानी जाती हैं, यदि मैं कह रही जो सुपर पावर माने जाते हैं, उन्होंने भी अपने यहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत बढ़ा दी है। कहीं पर 40% बढ़ी है, कहीं 48%, कहीं 50% पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। हमारे अब जाकर 3-4-5 दिन पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत केवल 3 रुपया पर लीटर बढ़ी है। अब ऐसी क्राइसिस है, दुनिया के अधिकांश देश इससे प्रभावित हुए हैं, और इस क्राइसिस में भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने कि 32 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में कामयाबी हासिल की है।